तो आज नेपाल की सड़कों पर जो भी नजारे दिख रहे हैं वो किसी साधारण विरोध का हिस्सा नहीं है। ये उस गुस्से की लहर है जो बरसों से भीतर ही भीतर उबल रही थी। काठमांडू की गलियों में युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। वो युवा जो बदलाव चाहते हैं, जो थक चुके हैं खाली वादों से। ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमें श्रीलंका की याद दिलाती है, जब जनता ने राजपक्षे सरकार को हिला दिया था। वही आग बाद में बांग्लादेश पहुंची और अब वही चिंगारी नेपाल को झकझोर रही है। लोग इसे जैन जी आंदोलन कह रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक को विदेश भागने की नौबत आ सकती है। भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में तोड़फोड़ की। मतलब गुस्सा अपने चरम पर है। शुरुआत तो बस एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और टूटती राजनीतिक व्यवस्था, सबके खिलाफ ये जनसैलाब खड़ा हो गया है। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर नेपाल में हालात यहां तक कैसे पहुंच गए? इस पूरे संकट का असली कारण क्या है? सरकार ने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की या हालात हाथ से निकल चुके हैं? और सबसे अहम, इस उठापटक में भारत ने क्या भूमिका निभाई? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में बेहद आसान और साफ भाषा में समझेंगे। तो बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 से, जब अचानक नेपाल सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। सरकार ने ऐलान कर दिया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तत्काल बैन लगाया जा रहा है। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल में न तो नियमों का पालन कर रही थीं और न ही सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा रही थीं। साथ ही फेक अकाउंट्स, अफवाहें और बढ़ते साइबर अपराध, इन सब का जिम्मेदार भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को ठहराया गया। लेकिन दोस्तों, जनता, खासकर युवाओं के लिए यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने इसे अपनी आवाज, अपनी आजादी पर सीधा हमला मान लिया। और फिर 8 सितंबर को हालात अचानक विस्फोटक हो उठे। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, हाथों में बैनर और पोस्टर और नारे, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन। शुरुआत में तो यह विरोध शांत था, मगर जब सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की तो आग और भड़क गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछार की और रबर की गोलियों तक चला दी। लेकिन भीड़ थमने के बजाय और बढ़ती गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग संसद भवन, कैबिनेट ऑफिस और अहम सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गए और यहीं से टकराव तेज हो गया। कई जगह पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, यहां तक कि एम्बुलेंस तक नहीं बख्शी गई। दोस्तों, हालात उस मोड़ पर पहुंच गए जहां भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। नतीजा ये हुआ कि दर्जनों लोग गोलियों का शिकार बने, कम से कम 19 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया और सैकड़ों जख्मी हुए। अस्पतालों का हाल देखिए, वार्ड्स भर चुके थे, स्ट्रेचर्स तक कम पड़ गए। कई नौजवान जिनकी हालत बेहद नाजुक थी, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई और फिर जनता का गुस्सा और उबाल पर पहुंच गया। लोग साफ कहने लगे, ये सरकार सिर्फ नाकाम नहीं, बल्कि अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की आवाज दबाने पर उतर आई है। नेपाल की सरकार दो तरफ से घिर गई थी। एक तरफ सड़कों पर उफनता हुआ जनसैलाब, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका और कई बड़े देशों ने खुलकर चेतावनी दी, अगर जनता की आवाज दबाई गई तो हालात और विस्फोटक हो जाएंगे। आखिरकार दबाव झेल न पाने की हालत में सरकार को झुकना पड़ा। रातों रात फैसला लिया गया कि सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाएगा और फिर अचानक ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी सेवाएं दोबारा चालू कर दी गईं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया वापस चालू कर देने से ये आग बुझ सकती थी? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये मामला इंटरनेट से कहीं आगे बढ़ चुका था। ये लड़ाई बन चुकी थी ईमानदारी, जवाबदेही और लोकतंत्र के सम्मान की। युवाओं की मांग साफ थी, सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, रोजगार के लिए ठोस कदम उठाए और सत्ता को जनता के सामने जवाबदेह बनाए। लेकिन सरकार ने हालात संभालने का तरीका कुछ और चुना। कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट की रफ्तार धीमी कर दी और हर जगह सुरक्षा बल तैनात कर दिए। मगर दोस्तों, गुस्से का ज्वालामुखी तो फट चुका था। ये कदम आंदोलन को थामने के बजाय और ज्यादा फैला गए। अब नाराजगी सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ केंद्रित हो गई और आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। ये साफ दिखा गया कि नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसने बरसों से भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को पनपने दिया।
दोस्तों, असली सवाल यही है, नेपाल का माहौल आखिर इतना विस्फोटक क्यों बना? असल में सोशल मीडिया वहां के युवाओं के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यही उनका मंच है, यही उनकी जुबान है और कई मायनों में यही लोकतंत्र की सांस है। जब सरकार ने अचानक ये सहारा छीन लिया तो नाराजगी का ज्वालामुखी फूट पड़ा। लेकिन केवल यही वजह नहीं थी। लंबे समय से बढ़ती बेरोजगारी, बार बार बदलती राजनीति और गहराता भ्रष्टाचार, ये सब मिलकर आग में घी का काम कर रहे थे। नेपाल का नौजवान अब सवाल पूछ रहा है, अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती, अगर नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जाम हमेशा दबा दिए जाते हैं, अगर जनता की आवाज सुनने के बजाय उसे कुचला जाता है, तो फिर ऐसे लोकतंत्र का मतलब ही क्या बचता है? काठमांडू की गलियों में यही बेचैनी साफ दिख रही थी और इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि आज की पीढ़ी, जिन्हें आप जेन जी कहते हैं, अब चुप रहने वाली नहीं है। ये पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर सकती है, जोखिम उठा सकती है और जरूरत पड़ने पर सत्ता को घुटनों पर लाने की ताकत रखती है। अब असली सवाल ये है कि नेपाल की राह आगे किस तरफ मुड़ेगी? क्या सरकार केवल सोशल मीडिया खोलकर मामला शांत करने की कोशिश करेगी या फिर सच में भ्रष्टाचार और सिस्टम की कमजोरियों पर चोट करेगी? और क्या अब नेपाल का युवा वर्ग राजनीति में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर बदलाव लाने की ठान चुका है? यह आंदोलन नेपाल के लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिख गया है। इसने साफ कर दिया है कि जनता, खासकर युवा पीढ़ी, अगर एकजुट हो जाए तो किसी भी ताकत को झुकना ही पड़ता है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की आजादी की नहीं है, ये जंग है ईमानदारी की मांग की, पारदर्शिता की और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। असल में यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि अब युवाओं को दबाना आसान नहीं होगा। जहां तक ओली की बात है, उन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने चीन का सहारा लिया और बदले में बड़े ठेके चीनी कंपनियों को सौंपे, जिनसे नेपाल को खास लाभ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, भारत नेपाल रिश्तों को खराब करने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन इस बार जनता ने उन्हें साफ संदेश दे दिया और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों सोचिए, नेपाल के प्रधानमंत्री रहते हुए भी केपी शर्मा ओली ने भारत का दौरा तक नहीं किया। इतिहास में यह पहली बार हुआ। हालात बिगड़ते ही भारत की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। दिल्ली ने साफ कहा कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और नेपाल में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। आंदोलन इतना फैल चुका था कि नेपाल आने जाने वाली कई फ्लाइटें रोकनी पड़ी, यहां तक कि काठमांडू एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। इससे समझिए माहौल कितना गंभीर था। वैसे नेपाल में विरोध की यह कहानी नई नहीं है। अतीत में यहाँ कई बार बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो कभी राजशाही वापसी की कोशिश। नेपाल में लोकतंत्र की पहली शुरुआत तो 1951 में हुई थी, लेकिन असली गणतांत्रिक ढांचा 2008 के बाद ही मजबूत हो पाया। 2006 के जन आंदोलन ने राजशाही की ताकत पूरी तरह खत्म कर दी थी। लेकिन आज वही नेपाल फिर से किंग रूल की चर्चा कर रहा है। अब असली सवाल यही है, क्या ओली के हटने के बाद हालात थमेंगे या आंदोलन की आग और फैलेगी? इस बीच एक दर्शक ने हमसे सवाल किया कि मोदी सरकार आने के बाद भारत की विदेश नीति कमजोर हुई और पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब पड़ोसी देश खुद ही अंदरूनी संकट से जूझ रहे हों तो रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हों, टिक नहीं पाते। आपने श्रीलंका का दिवालिया होना देखा, म्यांमार की अव्यवस्था सबके सामने है, बांग्लादेश में हाल के हालात याद कीजिए, पाकिस्तान की स्थिति तो जगजाहिर है। अब नेपाल भी उसी कतार में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए असली मसला भारत की विदेश नीति से ज्यादा पड़ोसियों की राजनीतिक अस्थिरता का है। जब पड़ोसी घर ही जल रहा हो तो उससे मजबूत रिश्ते निभाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, नेपाल की इस उथल पुथल को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।